हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 25। मुन्ना अपनी बाइक लेकर घर से निकल गया। वह सीधा कोर्ट पहुंचा। उसने बाइक को पार्किंग में लगाया और साथ लाया सामान लेकर मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंचा। मुन्ना के हाथों में मिठाई का बड़ा डिब्बा और दूसरे हाथ में वरमाला भी थी। साथ ही वह अपने दोस्त को देने के लिए एक बहुत ही प्यारा सा बुके भी लेकर आया था। मुन्ना अंदर आया तो उसका दोस्त विनय उसके पास आया और कहा, थैंक गॉड तुम आ गए। अब हम सब कब से वेट कर रहे थे तेरा। चल अब जल्दी आ। तुम्हारी शादी और हम ना आए ऐसा भला कैसे हो सकता है। मुन्ना ने विनय की तरफ गुलाब का बुके बढ़ाकर कहा। थैंक्स यार, विनय ने कहा और फिर मुन्ना को लेकर अपनी दुल्हन की तरफ आया और उसे मुन्ना से मिलवाया। मुन्ना के अलावा विनय के 2 दोस्त और आए थे। लड़की की तरफ से ना कोई दोस्त आया था, ना ही उसके परिवार से कोई आया था। वकील ने दोनों की शादी करवाई और दोनों को रजिस्ट्रार में साइन करने को कहा। दूल्हा दुल्हन के साइन करने के बाद साथ आए गवाहों को साइन करने थे। विनय की तरफ से उसके 2 दोस्तों ने साइन कर दिया, लेकिन लड़की की तरफ से साइन करने वाला कोई नहीं था। ये देखकर वकील ने कहा, क्या हुआ, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। वकील की बात सुनकर लड़की विनय की तरफ देखने लगी। मुन्ना ने देखा तो वह समझ गया। वह लड़की की तरफ आया और टेबल पर रखा पेन उठाकर साइन कर दिया। आप लड़की के क्या लगते हैं? वकील ने मुन्ना से पूछा। हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, पर आप हमें इनका बड़ा भाई मान सकते हैं, मुन्ना ने कहा तो लड़की नम आंखों से मुन्ना को देखने लगी। मुन्ना की बात सुनकर वकील भी मुस्कुरा दिया और विनय ने भी मुन्ना का कंधा थपथपा दिया। शादी संपन्न हुई और सभी ऑफिस से बाहर चले आए। विनय ने सबको पार्टी दी तो सभी दोस्त मिलकर एक बढ़िया रेस्टोरेंट में चले आए। विनय ने एक फैमिली टेबल बुक किया और सभी उसके इर्द गिर्द आ बैठे। विनय और मुन्ना के कुछ दोस्त थे। सबने विनय और उसकी पत्नी को शादी की बधाइयां दी और तोहफे दिए और फिर बैठकर खाना खाने लगे। सबसे आखिर में मुन्ना विनय और उसकी पत्नी के पास आया और उन दोनों की तरफ एक लिफाफा बढ़ाकर कहा, ये तुम दोनों की शादी का तोहफा। विनय ने लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें हनीमून पैकेज के साथ साथ फ्लाइट की टिकट्स भी थी। विनय ने मुन्ना की तरफ देखा और कहा, इसकी क्या जरूरत थी मुन्ना, तुम दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हो, इसकी जरूरत है। अब ज्यादा मत सोचो और खुशी खुशी जाओ। मुन्ना ने कहा, थैंक यू मुन्ना, परिवार ने जो हम लोगों के लिए नहीं किया वो तुम दोस्तों ने किया, थैंक यू सो मच। विनय ने मुन्ना के हाथों को थाम कर कहा, बस बस अब ये थैंक यू कहना बंद करो। दोनों एक दूसरे पर भरोसा रखना और एक दूसरे का साथ निभाना, देखना एक दिन घर वाले भी मान जाएंगे। मुन्ना ने कहा, थैंक यू भैया, और मुझे थैंक यू बोलने से मना नहीं कर सकते आप। आपने मेरे लिए अंदर जो किया वो मैं हमेशा याद रखूंगी। इस बार विनय की पत्नी ने कहा, हमने कुछ नहीं किया, महादेव ने हमें इस काम के लिए चुना और ये हो गया। खुश रहो, और हाँ, वापस आने के बाद विनय के साथ घर जरूर आना। मुन्ना ने कहा, हाँ जरूर। अच्छा मुन्ना, तुम कब शादी कर रहे हो? वैसे मैं तुमसे नाराज हूं, तुमने होने वाली भाभी से भी नहीं मिलवाया और ना ही अपनी सगाई में बुलाया। विनय ने शिकायती लहजे में कहा, सब इतनी जल्दी हुआ कि हम किसी को बुला नहीं पाए। वैसे सिर्फ रिश्ता पक्का हुआ है, सगाई और शादी में भी टाइम है। मुन्ना ने कहा, चल ठीक है, पर शादी में बुलाना भूलना मत। विनय ने हंसते हुए कहा, हाँ शादी में तुम दोनों को आना है। अभी हम चलते हैं, हमें किसी काम से बाहर जाना है। मुन्ना ने विनय से हाथ मिलाते हुए कहा और वहां से चला गया। इंदौर शिव गौरी मंदिर। काशी, तुमने तो कहा था शक्ति हमें यहाँ मिलेगा, लेकिन शक्ति तो यहाँ नहीं है। उसे फोन करके पूछो बेटा वो कहाँ है। मंदिर में खड़े अधिराज जी ने कहा। हाँ नानू, मैं उसे कॉल करती हूँ, काशी ने कहा और उसने फोन में शक्ति का नंबर डायल कर साइड में चली आई। एक बंद पड़े घर के सामने खड़ा शक्ति इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। शक्ति ने जेब से फोन निकाला और फोन कान से लगाकर कहा, हाँ काशी। शक्ति, कहाँ हो तुम? हम सब यहाँ मंदिर में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, काशी ने कहा। आई एम सो सॉरी काशी, हम भूल गए थे और अभी भी हम किसी जरूरी काम से बाहर आए हैं, हम नहीं आ पाएंगे,
तुम सब दर्शन कर लो, शक्ति ने कहा। काशी ने सुना तो थोड़ा सा अपसेट हो गई और उसने कहा, दिस इज नॉट फेयर ना शक्ति, तुमने कहा था हम 7 मंदिर आ सकते हैं और अब तुम कह रहे हो कि तुम नहीं आओगी। प्लीज आ जाओ, नानू और नानी भी आए हैं, उन्हें पता चला तुम नहीं आ रहे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। काशी समझो, अभी हम किसी जरूरी काम से बाहर हैं, हम नहीं आ पाएंगे। अभी हम फोन रखते हैं, तुमसे बाद में बात करेंगे, बाय, शक्ति ने कहा और काशी की बात सुने बिना ही फोन काट दिया। पहली बार काशी को शक्ति पर गुस्सा आया। उसने फोन नीचे किया और मन ही मन कहने लगी, ये शक्ति भी ना जब से इंदौर आया है कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया है। अभी तो शादी भी नहीं हुई है और उसके लिए काम हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। काशी वहां से अधिराज की तरफ चली गई। काशी से बात करके शक्ति ने फोन जेब में रखा और बंद पड़े घर की तरफ आया। दरवाजे पर लगा ताला शक्ति ने हाथ में लेकर देखा और कहा, एड्रेस तो यही है लेकिन यहाँ तो ताला लगा है। ए भाई, क्या कर रहे हो? सामने वाले घर के दरवाजे पर खड़ा आदमी चिल्लाया। विश्वास कर, शक्ति ने पूछा। वो तो अब यहाँ नहीं रहता, हफ्ते भर पहले ही घर खाली करके यहाँ से चला गया। तुम कौन हो? आदमी ने शक्ति से सवाल किया। मैं विश्वास का रिश्तेदार हूं, वो कहाँ गया है आप कुछ बता सकते हैं? शक्ति ने पूछा। नहीं, ये तो नहीं पता वो कहाँ गया है। वैसे वो कह रहा था कि उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी, अब वो अपने घर जाएगा। उसने बताया था उसका घर भोपाल में है, आदमी ने कुछ सोचते हुए कहा। शक्ति ने सुना तो सोच में पड़ गया। अभी 2 दिन पहले ही उस पर गोली चली है जो उसके हिसाब से विश्वास ने चलाई है, और ये आदमी कह रहा है कि विश्वास 1 हफ्ते पहले ही यहाँ से चला गया। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? सुलझने की बजाय ये गुत्थी और उलझती जा रही थी, जिसने शक्ति को और परेशान कर दिया। फिल्म सिटी मुंबई। पूर्वी के जाने के बाद वंश वहीं बेंच पर बैठा रहा और निशी के बारे में सोचने लगा। वंश जब भी परेशान होता था या तो वह वीडियो गेम खेलता या फिर मुन्ना से बात करता। मुन्ना से आज सुबह वंश झगड़ा कर चुका था और नाराज था, और यहाँ बैठकर वीडियो गेम खेलना मुमकिन नहीं था। वह और ज्यादा उदास हो गया। उसने फोन में मुन्ना का नंबर डायल किया और रिंग जाने से पहले ही काट दिया और कहा, नहीं, मैं मुन्ना को फोन नहीं करूंगा। वो मुझसे इतनी दूर है, छोटी छोटी बातों के लिए मुझे उसे परेशान करना नहीं चाहिए। वैसे भी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी चाहिए। लेकिन अभी मैं बहुत उदास हूं, तो मैं किससे अपनी फीलिंग शेयर करूं? कुछ देर बाद कैब आ गई। वंश उठा और अपना बैग लेकर कैब में आ बैठा। जिस खुशी और एक्साइटमेंट के साथ वंश यहाँ आया था, अब उतना ही उदास और परेशान था। वंश पीछे बैठा अपना फोन अपने होठों से लगाए सोच में डूबा हुआ था कि उसे गौरी का ख्याल आया। मुन्ना के बाद गौरी भी तो उसकी दोस्त थी। वंश ने गौरी का नंबर डायल किया। 1-2 रिंग जाने के बाद ही गौरी ने फोन उठा लिया और कहा, हेलो, हाय भाभी। वंश ने एकदम से गौरी को भाभी कहकर पुकारा। वंश, मान मेरे साथ नहीं है तो तुम मुझे गौरी कहकर बुला सकते हो, गौरी ने कहा। थैंक्स। अच्छा गौरी, ये बताओ अभी तुम कहाँ हो? वंश ने पूछा। मैं काशी और नानू नानी के साथ मंदिर आई हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? गौरी ने पूछा। ठीक है, फिर मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, वंश ने कहा। वंश की आवाज से गौरी समझ गई कि वंश उदास है और इस वक्त उसे किसी अपनी की जरूरत है जिससे वह अपनी फीलिंग शेयर कर सके। इसलिए गौरी ने कहा, अरे इट्स ओके, अभी मंदिर बंद है, खुलने में टाइम लगेगा। तुम बताओ क्या हुआ, इतना अपसेट क्यों हो? गौरी ने वंश को प्रायोरिटी दी जानकर वंश को अच्छा लगा। उसने गौरी को निशी के बारे में बताया। गौरी ने पूरी बात सुनी और कहा, देखो वंश, गलती तो तुमसे हुई है और मेरे ख्याल से तुम्हें इस सब के लिए निशी से माफी भी मांगनी चाहिए। गौरी की बात सुनकर वंश ने कहा, अरे लेकिन वो छिपकली कुछ सुने तब ना, उसने तो मुझसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया और तुम कह रही हो मैं उससे माफी मांगू, ये कैसे पॉसिबल है गौरी? उसके लिए तुम्हें थोड़ा पोलाइट होना पड़ेगा। गलती तुम्हारी है तो माफी भी तुम्हें ही मांगनी पड़ेगी। लड़कियां तभी गुस्सा होती है जब वो चाहती है कि तुम उसे सॉरी कहो, गौरी ने कहा। तुम तो उस निशी की साइड ले रही हो गौरी,
छोड़ो, मुझे मुन्ना से ही इस बारे में बात करनी पड़ेगी, वंश ने चिढ़ते हुए कहा। गौरी ने सुना तो वह हंसने लगी और कहा, और तुम्हें लगता है मान तुम्हें अच्छी एडवाइस देगा? वो खुद मुझसे दिन में 10 बार सॉरी बोलता है, वो क्या तुम्हें एडवाइस देगा? वंश ने सुना तो हक्का बक्का रह गया, ये जानकर कि उस सगाई के बाद उसके भाई को क्या क्या करना पड़ रहा है। खैर, वंश ने गौरी से थोड़ी देर बात की और फिर फोन काट दिया। निशी कैब से वहां पहुंची जहां उसकी स्कूटी खड़ी थी। वंश पर गुस्सा उतारने के बाद भी निशी का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। गुस्से में एक बार वह फिर उसी रेस्टोरेंट में चली आई जहां सुबह उसने और पूर्वी ने कॉफी पी थी। निशी ने अपने लिए एक कॉफी ऑर्डर की और बैठकर इंतजार करने लगी। उसकी आंखों के सामने वंश का चेहरा आने लगा। जब वो वंश को डांट रही थी, उस पर गुस्सा कर रही थी, तब वंश खामोश था। वंश ने निशी को एक बार भी सॉरी नहीं बोला, ना ही वो अपने किए पर शर्मिंदा था। निशी यही सब सोच सोचकर अपना खून जला रही थी। वेटर कॉफी रखकर चला गया। निशी मन ही मन वंश के बारे में कहने लगी, मैंने उसे इतना सब कहा, लेकिन मजाल है उसे फर्क पड़े। उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि उससे गलती हुई है या उसने जो किया वो गलत किया। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? क्या उसके सीने में दिल नहीं है? क्या उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता? इश! निशी के मुंह से आह निकल गई। वंश के बारे में सोचते हुए निशी ने गर्म कॉफी के कप को उठा लिया था और कुछ कॉफी उसके हाथ पर आ गिरी। वेटर ने देखा तो निशी की ओर टिश्यू पेपर बढ़ाकर कहा, मैडम। थैंक यू, निशी ने कहा और टिश्यू लेकर अपना हाथ पोंछने लगी। उसे अब खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि वह इतना हाइपर क्यों है। निशी ने अपना हाथ पोंछा और एक गहरी सांस लेकर खुद को आराम देने की कोशिश की। निशी को अब कुछ ठीक लग रहा था, इसलिए उसने कप उठाया और शीशे के बाहर देखते हुए कॉफी पीने लगी। कॉफी पीते हुए निशी के दिमाग में वंश का ख्याल चल रहा था। बनारस में वंश ने जैसे निशी का ख्याल रखा, उससे स्पेशल फील करवाया, सब यादें एक एक करके उसके जहन में आ जा रही थी। कॉफी पीते पीते निशी खो सी गई। उसके चेहरे पर उदासी के भाव तैरने लगे और आंखों में नमी उतर आई। ओह, तो तुम यहाँ बैठकर कॉफी पी रही हो? पता है मुझे कितनी टेंशन हो गई थी। पूर्वी की आवाज से निशी की तंद्रा टूटी और वह अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने देखा पूर्वी उसके सामने खड़ी है और अगले ही पल पूर्वी ने कुर्सी खिसकाई और उस पर बैठते हुए कहा, तुम वहां से अकेले क्यों चली आई? आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें बिना बताए नहीं आना चाहिए था, लेकिन वहां मेरा मूड एकदम से बहुत ज्यादा खराब हो गया और फिर मैं चली आई। निशी ने पूर्वी के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, इट्स ओके। क्या तुम वहां वंश से मिली थी? मुझे फिल्म सिटी के बाहर वंश मिला था, उसने बताया तुम्हारा उससे झगड़ा हुआ है। पूर्वी ने पूछा। पूर्वी, मुझे उस लड़के के बारे में कोई बात नहीं करनी, निशी ने सीरियस होकर कहा। ओके, लेकिन तुम इतना परेशान मत हो यार, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पूर्वी ने कहा, मैं ठीक हूं, तुम कुछ लोगी? निशी ने पूछा। नहीं, मैं बस अब घर जाऊंगी, पूर्वी ने कहा। निशी, एक काम क्यों नहीं करती? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा और तुम्हें अच्छा भी लगेगा। एक हफ्ते पहले ही मेरे घर में एक नया डॉग आया है, तुम्हें उससे मिलकर अच्छा लगेगा, पूर्वी ने कहा। नहीं यार, मेरा मन नहीं है, निशी ने कहा। ओ कम ऑन निशी, वैसे भी तुम ऐसे घर पर जाओगी तो अंकल आंटी तुम्हें देखकर परेशान हो जाएंगे। इससे अच्छा तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, फिर घर चली जाना, पूर्वी ने निशी को मनाते हुए कहा। निशी ने घड़ी में टाइम देखा जिसमें शाम के 4 बज रहे थे, इसलिए उसने हामी भर दी और पूर्वी के साथ चल पड़ी। दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आकर स्कूटी पर बैठी और वहां से निकल गई। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 25। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें मैं तेरी हीर मेरे साथ।